हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के सबसे लास्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 13, जिसमें हमें बात करनी है इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। यानी कि आपको इसमें पढ़ना है ब्लड और यूरिन की पैथोलॉजी क्या होती है। एज यूजुअल इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो नोट्स हैं हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे अवेलेबल है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं सिलेबस। तो हमें जो पढ़ना है पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन, उसमें हमें बात करनी है लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, देयर रोल इन हेल्थ एंड डिजीज, एरिथ्रोसाइट्स, एबनॉर्मल सेल्स एंड दियर सिग्निफिकेंस। थर्ड हमें बात करनी है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन एंड दियर सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। अगर आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर को समझना है तो आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी ब्लड की पता होना चाहिए, यानी कि जैसे कि ब्लड में कौन कौन से कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा पर्टिकुलर इसका पीएच होता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं। सेम यही चीजें आपको यूरिन में भी पता होना चाहिए। फिजियोलॉजी क्या होती है, यूरिन का पीएच कितना होता है, फिजिकल अपीयरेंस क्या रहती है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको ये पर्टिकुलर समझ आएगा। पैथोलॉजी का मतलब समझ गए होंगे। पैथोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, जिसमें हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, किसी भी नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशंस को देखने के लिए हम इसमें टेस्ट करते हैं, जो आप नॉर्मल कराते भी होंगे। जब आपको कोई ब्लड से रिलेटेड डिजीज हो जाती है तो आप ब्लड टेस्ट कराते होंगे। अब जब यूरिन से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाती है तो यूरिन टेस्ट भी कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो पैथोलॉजी होती है ब्लड की, उसमें हम देखते हैं पर्टिकुलर ब्लड के इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स और उनका इंटरेक्शन। यानी कि इसमें देखा जाता है कि जो ब्लड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर समझना है तो आपको ब्लड के बारे में पता होना चाहिए। आरबीसी कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, प्लेटलेट्स कितना होता है, हीमोग्लोबिन कितना होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और पैथोलॉजी में हम देखते हैं ब्लड के इंटरनल सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स जो ब्लड में प्रेजेंट है और उनका इंट्रेक्शन। तो जो ब्लड होता है आपको भी पता होगा कि वो हमारा क्या है, प्लाज्मा से मिलके बना है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से मिलके बना है, ठीक है। प्लाज्मा में जिसमें न्यूट्रिएंट्स कंटेन होते हैं, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन कराने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, ठीक है। अगर इन कंपोनेंट्स में कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है, जैसे कि आरबीसी कम हो जाना या बढ़ जाना, डब्ल्यूबीसी कम हो जाना या बढ़ जाना, प्लेटलेट्स का डैमेज हो जाना, तो ये सब सारी चीजें क्या है, मेडिकल कंडीशन को शो करती हैं, यानी कि कोई ना कोई डिजीज को ये शो करती हैं। तो एबनॉर्मलिटी तभी आपको पता चलेगी जब आपको नॉर्मल कंडीशंस के बारे में पता हो, ब्लड के बारे में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन डिसऑर्डर के एग्जांपल दिए गए हैं ब्लड से रिलेटेड, जैसे कि एनीमिया हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया। अब एनीमिया कॉमन सी डिजीज है, ठीक है। मतलब कॉमन का मतलब ये है कि आपने बहुत बार सुना होगा। एनीमिया एक टाइप की कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा आरबीसी होता है वो पर्टिकुलर इनफ कंडीशन में नहीं होता है, यानी कि जितना हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है उतना नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है, फैटिगी और वीकनेस पेशेंट को फील होती है। ल्यूकेमिया क्या है, एक टाइप का कैंसर होता है जिसमें हमारा जो ब्लड है और बोन मैरो है उस पे ये इफेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि ये क्या करने लगता है, ओवर प्रोडक्शन करने लगता है एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स का, यानी कि कैंसर तभी होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो इसमें ल्यूकेमिया में क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल ओवर प्रोडक्शन का होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी क्या है, एक टाइप की जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो ब्लड का क्लोट बनता है वो एबनॉर्मल बनता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, या तो क्लोट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा ब्लीडिंग होगी, ब्लड का लॉस होगा और हीमोफीलिया कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में, इसके रोल, यानी कि ये हेल्थ में हमारी कैसा हेल्प करता है, ठीक है, और डिजीज कैसे क्रिएट हो सकती है लिम्फोसाइट्स की वजह से, ठीक है, जब इसका जो लेवल है नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल हो जाता है। तो जैसे कि आपने अगर फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारा ब्लड का कंपोजिशन होता है उसमें हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और हमारा प्लाज्मा फ्लूइड रहता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, लिम्फोसाइट्स कुछ अलग नहीं है, ये क्या है, डब्ल्यूबीसी है, जिसको आप क्या बोलते हो, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हो, ठीक है, जो हमारे हेल्थ में बहुत, मतलब हमारे इम्यूनो सिस्टम में, हमारी बॉडी के इम्यूनो सिस्टम में बहुत मेजर प्ले रोल करती है। अब आपको पता होगा कि इम्यूनो सिस्टम का काम क्या है,
तो इम्यून सिस्टम का जो काम होता है वो क्या है होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। मेनली हमारा जो पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम होता है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो पहले उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको पहचानने की कोशिश करता है कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। अगर हार्मफुल है तो उसके साथ वो क्या करता है, फाइट करता है जो भी फॉरेन सब्सटेंस है, ठीक है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या फिर कोई कैंसर सेल्स है, जो भी है, तो उसको क्या करता है, वो फाइट करता है। और उसके बाद अटैक करने के बाद, फाइट करने के बाद अगर वो मर जाते हैं तो आप डिजीज से बच जाते हो। लेकिन कुछ ऐसा टाइम होता है जिसमें इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और पर्टिकुलर फाइट करने के बाद वो फॉरेन पार्टिकल्स को किल नहीं कर पाता, तब आपको क्या है, डिजीज कोज होती है। तो ये जो इम्यून सिस्टम है, ये किससे स्ट्रॉन्ग बनता है, व्हाइट ब्लड सेल से स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारी आरबीसी है उनका, सॉरी, जो हमारा डब्ल्यूबीसी है उनका जो लेवल है वो अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब हमारा जो लिम्फोसाइट्स होता है वो दो टाइप्स का होता है, आपने सुना भी होगा, बी सेल्स और टी सेल्स, ठीक है। बी सेल्स क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। एंटीबॉडीज का मतलब क्या होता है, जो हमारा एंटीजन के साथ बाइंड होती है, ठीक है, और जो हमारा जो बाहर से जो पैथोजन आया है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज ही क्या करती हैं, बैक्टीरिया किसी भी पैथोजेंस को किल करती हैं, उसको न्यूट्रलाइज करती है, जिसकी वजह से कोई डिजीज कोज ना हो। जबकि जो हमारा जो हमारी बी सेल्स होती हैं वो क्या करती है, फॉरेन सबस्टेंस को भी क्या करती है, आइडेंटिफाई करती हैं, ठीक है। और वो जो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज है वो किसके साथ बाइंड होती है, पैथोजन के साथ बाइंड होती है, ठीक है। सिग्नल प्रोवाइड करती है इम्यूनो सेल्स को और उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। इम्यूनो सेल्स मतलब डब्ल्यूबीसी, ठीक है। जो टी सेल्स होती है, मैंने अभी बताया बी सेल्स और टी सेल्स दो टाइप की होती है। जो बी सेल्स थी वो क्या करती थी, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कराती थी। लेकिन जो हमारा पर्टिकुलर टी सेल्स है ये भी क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम में ही रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि रिकॉग्नाइज करना और डिस्ट्रॉय करना इन्फेक्टेड सेल्स को, यानी कि अगर कोई सेल्स ऐसी है जो इन्फेक्ट हो गई है, इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो गई है, तो उसको ये क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है और डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। तो इसमें इसलिए ये भी क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराती है, यानी या फिर आप बोल सकते हो कि इम्यून रिस्पॉन्स को ये रेगुलेट करती है, ठीक है। ये पर्टिकुलर हेल्प करती है बी सेल्स की कि ये क्या करे, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कराए, यानी कि टी सेल्स क्या करती है, उसको हेल्प करती है जो बी सेल्स है कि वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कराए। अगर हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज कब हो सकती है, तो हमारी डब्ल्यूबीसी का जो लेवल है वो हाई हो जाए या फिर वो कम हो जाए नॉर्मल रेंज से। अब आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कितना होता है डब्ल्यूबीसी का रेफरेंस वैल्यू, कितना होता है, मेनली हमारा कितना होता है, 4500 से 11000 तक होता है, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब। तो पर्टिकुलर अगर इससे ऊपर या नीचे हो जाते हैं तो एबनॉर्मलिटीज कोज हो जाएगी, जैसे कि लिम्फोमा हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है। ल्यूकेमिया मैंने अभी बताया आपको, जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है डब्ल्यूबीसी का, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकता है। लिम्फोमा, ल्यूकेमिया जो है वो कैंसर्स है, ठीक है, जो हमारा लिम्फोसाइट्स यानी कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी पे इफेक्ट करती हैं, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कब होता है, जब इम्यून सिस्टम मिस्टेक से क्या कर देता है, बॉडी की अपनी ही सेल्स और टिश्यू को अटैक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स की, उसके पर्टिकुलर रोल के बारे में बात करने वाले हैं और डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स जैसे कि हम आरबीसी को क्या बोलते थे, रिथ्रोसाइट्स बोलते थे, डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट्स बोलते थे, वैसे ही हम प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाता है, प्लेटलेट्स ना बोल के थ्रोम्बोसाइट्स पूछ सकते हैं या फिर थ्रोम्बोसाइट्स ना पूछ के प्लेटलेट्स पूछ सकते हैं। तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। जो हमारी प्लेटलेट्स होते हैं, जो हमारे थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, वो ब्लड क्लॉट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सपोज करो एक पेशेंट है जिसमें क्या है, जिसके पास किसी बॉडी पार्ट्स में क्या है, इंजरी हो गई है और उसको ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूअसली, तो जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है वही क्या करता है, ब्लड को क्लॉट बनाता है वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया पे और ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। आपने देखा भी होगा कि जब कोई इंजरी हो जाती है तो कंटिन्यूअस ब्लड क्या है, एक टाइम तक फ्लो करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फ्लो रुक जाता है, तो उसको
बनाता है कौन? थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको आप क्या बोलते हो? ब्लड क्लॉट बोलते हो। मेनली जो ये थ्रोम्बोसाइट्स है ये हमारा कहाँ पे मिलता है? बोन मैरो में, और उसके बाद ये ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है, क्योंकि बोन मैरो ही क्या करती है? पर्टिकुलर बोन मैरो ही हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का कंपोजिशन में हेल्प करती है। ठीक है, अगर एक नॉर्मल एक न्यू बॉर्न बेबी में देखा जाए तो जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो स्टेम सेल से होता है, आपने ह्यूमन एनाटोमी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे जाके वो किसमें? बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बोन मैरो क्या करती है फिर? पर्टिकुलर सेल्स की ग्रोथ कराने में हेल्प करती है। अगर कोई हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है तो जो प्लेटलेट्स है वो आपस में मिलके उस पर्टिकुलर साइट पे आपस में मिलके एक प्लग टाइप बना देती है, जिससे हमारा जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ये इसका पर्टिकुलर रोल होता है। एबनॉर्मलिटी की अगर बात करूं तो एबनॉर्मलिटी को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल लेवल क्या होता है आपके पर्टिकुलर प्लेटलेट्स का। ठीक है, तो तभी आप क्या है एबनॉर्मलिटी को जान पाएंगे। जैसे सपोज करो अगर आपको नॉर्मल नहीं पता है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि एबनॉर्मल कंडीशन है या फिर नॉर्मल कंडीशन है? तो जो प्लेटलेट्स का लेवल होता है वो मेनली कितना होता है? 1,50,000 से 4,50,000 पर माइक्रोलीटर होता है ब्लड में। ठीक है, अगर इससे ऊपर है या इससे नीचे है लेवल तो डेफिनेटली सी बात है एबनॉर्मलिटीज है। तो मेनली जो प्लेटलेट से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज हो सकती है वो क्या करेंगी? ब्लीडिंग डिसऑर्डर में को कॉज करेंगे, जैसे क्लॉट ना बन पाना। अगर एक टाइम पे किसी पेशेंट को कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है और ब्लड क्लॉट नहीं बन पा रहा है तो उसमें क्या है? खून की कमी हो सकती है, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, वॉन विली ब्रांड डिजीज हो गया, थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। अब एक एक डिजीज को देख लेते हैं मेनली होता क्या है। तो जो हीमोफीलिया होता है या फिर जो हमारा वॉन विली ब्रांड डिजीज होता है, ये मेनली क्या होता है? इसमें जो ब्लड क्लॉट बनाने की जो एबिलिटी हो जाती है वो कम हो जाती है, प्रॉपर तरीके से क्लॉट नहीं बन पाता। ठीक है, एक टाइप की बीमारी है। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसमें हमारा क्या है? मेनली जो ब्लड क्लॉट है वो हमारा वेन से ट्रैवल करके बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंचना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे लिए सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। क्योंकि सपोज करो अगर हमारे ब्रेन में क्लॉट जम बन जाएगा तो प्रॉपर जो मैसेज का कम्युनिकेशन है या फिर जो ब्लड का हमारा सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर सीरियस कॉम्प्लिकेशन डिजीज है। नेक्स्ट हमारा आता है इरिथ्रोसाइट्स। इसमें हमें पढ़ना है एबनॉर्मल सेल्स और उसके सिग्निफिकेंस। इरिथ्रोसाइट्स को आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो मेनली हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ब्लड सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेनली ये क्या करता है? जो हमारा आरबीसी होता है ये हमारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से बॉडी टिश्यूज में, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। कहाँ से? टिश्यू से। कहाँ पे लेके जाएगा? लंग्स में। तो ये मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, और अगर शेप की बात की जाए तो मेनली जितनी भी हमारी ब्लड रिलेटेड इश्यू होते हैं उसमें हम आरबीसी का क्या देखते हैं? शेप, साइज, या फिर हम इसमें क्या देख सकते हैं? पर्टिकुलर लेवल। उससे हमें पता चल सकता है कि कोई पर्सन कितना हेल्दी है या फिर उसकी हेल्थ का क्या स्टेटस है। जितने भी हमारे डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? किसी भी पर्टिकुलर आरबीसी के शेप साइज को इवोलेट करने के लिए यानी कि उसको मेजर करने के लिए, ठीक है, एक टेस्ट कराते हैं जिसका नाम है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी। ठीक है, इसमें मेनली लेवल देखा जाता है। तो सीबीसी में क्या होता है? सीबीसी का लेवल हमें पर्टिकुलर ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में बताता है, यानी कि ब्लड से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज है तो वो सीबीसी का टेस्ट कराते हैं। इस पर्टिकुलर डिस्प्ले पे आपको यहाँ पे जो शेप है ये हमने बात की है एबनॉर्मल शेप की, बट एबनॉर्मल शेप को देखने से पहले आपको नॉर्मल शेप आरबीसी की पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको इंडिकेट किया गया है ये नॉर्मल कंडीशन में किया गया है। तो जो नॉर्मल आरबीसी होती है हमारे, उसका जो शेप होता है वो बायोकॉन्केव शेप होता है, फ्लैटेड होती है। ठीक है, सेंटर्ड में रहती है। नॉर्मल आरबीसी का फंक्शंस आपको पता चल गया। ये क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। कहाँ से? टिश्यू, लंग्स से टिश्यू में ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेके आती है। कहाँ पे? लंग्स में, यानी कि टिश्यू से रिमूव करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अब बात करते हैं एबनॉर्मल शेप की। तो फर्स्ट इसमें आता है सिंगल शेल शेप्ड आरबीसी। ठीक है, ये क्या है? पर्टिकुलर एक आरबीसी का शेप है जो हमारा क्या है? कौन सी बीमारी को कॉज करता है?
सिंगल सेल एनीमिया कॉज करता है। अब हमें देखना है कि पर्टिकुलर ये किस टाइप का डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि सिंगल सेल एनीमिया में जो उसका जो शेप है वो सिंगल शेप टाइप का हो जाता है। ठीक है, ये आपको इसमें अभी ध्यान रखना है। क्या होता है, मेनली ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये कैसे होता है, इसमें मेनली क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन है वो इसमें अफेक्ट हो जाते हैं, यानी कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, हमारा अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद मेनली होता क्या है कि जो एबनॉर्मल आरबीसीज होती है वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉकेज कर देंगी, जिसकी वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं और कोई और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें आता है टारगेट शेप्ड सेल आरबीसी आता है। ठीक है, टारगेट शेप आरबीसी क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेंट्रल डार्क स्पॉट होता है सराउंडिंग बाय लाइटर रिंग। ठीक है, एंड आउटर डार्क रिंग, यानी कि मेनली अगर आप आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो आपको बायोकॉनकेव शेप का मिलेगा, बट इसमें क्या है, एक सेंट्रल डार्क स्पॉट्स आ जाता है। ठीक है, रिंग आ जाती है, लाइटर रिंग आ जाती है, आउटर डार्क रिंग आ जाती है, उसके बाहर की साइड में आपको रिंग दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मेनली ये किसकी वजह से होता है, पर्टिकुलर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें हमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, उस कंडीशन में ये हमारा जो आरबीसी का शेप है वो टारगेट शेप बन जाएगा। ठीक है, लीवर डिजीज हो सकती है, या फिर आपको कौन सी डिजीज हो सकती है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है, एक टाइप की पर्टिकुलर ये भी क्या है, डिजीज है, लेकिन इसका जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये थोड़ा सा एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। एबनॉर्मल में कैसे आ जाता है कि जो हमारी पर्टिकुलर ये टाइप की कंडीशन है, इसमें मेनली होता क्या है, हमारा जो ब्लड, हमारा जो ये आपका क्या है, ऑक्सीजन था। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो लेस हो जाता है। ठीक है, जितने भी हमारे ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो लेस हो जाएगा, या फिर कोई अदर कंडीशन भी इसमें हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम टेस्ट से, इसीलिए पैथोलॉजी जरूरी होती है, टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी डिजीज को इजीली से। ठीक है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको नॉर्मल कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट एबनॉर्मल शेप में हमारा आता है ओवेलोसाइट शेप आरबीसी, जिसमें हमारे जो आरबीसी का साइज है, शेप है सॉरी, वो क्या हो जाता है, ओवल और इलेप्टिकल हो जाता है, जिसमें हमारे बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेप्टोसाइटोसिस, ठीक है, और माइलोफाइब्रोसिस। तो इलेप्टोसाइटोसिस में क्या होता है, आरबीसी आपस में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है टीयर ड्रॉप शेप्ड आरबीसी। इसमें मेनली क्या होता है, जो हमारी आरबीसी होती है वो प्योर शेप की हो जाती है, राउंड शेप से हटके। ठीक है, और मेनली इसमें भी जो हमारा बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका थैलेसीमिया जो हमने पीछे भी अभी रीड डाउन किया है। ठीक है, माइलोफिब्रोसिस और कुछ अदर डिजीज टाइप की हो जाती हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ यूरिन। इसमें हम क्या करते हैं, हम यूरिन को टेस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं। ठीक है, उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को एनालाइज करते हैं और किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि पैथोलॉजी का मतलब ही क्या होता है कि हम पर्टिकुलर डिजीज को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो यूरिन में क्या होगा, यूरिन को आप एनालाइज करोगे, उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करोगे और उसके बाद किसी भी डिजीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जैसे यूरिन है, ये आपको पता होगा, बहुत मोस्ट कॉमन सा पॉइंट है इसमें कि यूरिन जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है और ये हमारी किडनी से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक्सक्रीटेड होता है कहाँ से, हमारी बॉडी से, विद द हेल्प ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हमारा जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, मेनली क्या होता है कि पर्टिकुलर जितने भी हमारे यूरिन टेस्ट होता है उसमें हमारा किडनी का जितनी भी एबनॉर्मेलिटी होती है, अगर किडनी में कोई एबनॉर्मेलिटी है वो भी बताता है, अगर लीवर में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो भी इसमें आइडेंटिफाई होता है। तो यानी कि ये जो है हमारे लिए वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन है, जब हम किसी भी डिजीज को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो मेनली जितना भी हमारा कंपोनेंट्स है वो क्या है, सब हमारे लिए वैल्यूएबल है। नेक्स्ट हम बात करने वाले एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, यानी कि हम किस किस टाइप से अपने यूरिन को एग्जामिन कर सकते हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कंडीशन में कौन सी डिजीज होती है।
ठीक है। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं यानी कि जब हम एग्जामिन करते हैं यूरिन को, तो इसको आप क्या बोलते हो, यूरिनालाइसिस भी बोलते हो, यानी कि यूरिन प्लस एनालाइसिस आप इसको बोल सकते हो। ये क्या है, एक मेडिकल टेस्ट होता है जो हमारे यूरिन के प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन को इवोल्यूट करने में हमारा हेल्प करता है। ठीक है, और जितनी भी हमारी पर्टिकुलर उस डिजीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और उसके लिए जितना भी हमारा डायग्नोस नेसेसरी होता है मेडिकल कंडीशन में, वो उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन है। जैसे सबसे पहला आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल से मतलब ही होता है जिसमें हम कलर टेस्ट, तो यूरिन का टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, स्मेल चेक करते हैं, कलर चेक करते हैं, पीएच चेक कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको नॉर्मल कंडीशन पता होनी चाहिए। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें आती है, जैसे कि कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, अपीयरेंस हो गया यूरिन का। तो जो नॉर्मल यूरिन होता है उसका कलर जो होता है पेल येलो होता है, क्लियर होता है, और इसमें थोड़ा सा ऑर्डर होती है, मिल्ड ऑर्डर होती है। ठीक है, इसमें एबनॉर्मल कंडीशन में क्या हो सकता है, यूरिन क्लाउडी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आ सकती है, डिफरेंट कलर हो सकते हैं, जिससे इंडिकेट होता है कि कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, सेकंड इसमें आता है केमिकल एनालिसिस। केमिकल नेम से डिफाइन हो रहा है, जिसमें हम क्या चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप का डीप स्टिक टेस्ट है जो पर्टिकुलर हम यूज करते हैं किसी भी केमिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूरिन में। ठीक है, तो जैसे कि ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, कीटोन्स हो गया, ब्लड हो गया, बिलिरुबिन हो गया, तो अगर इनमें से क्या है कि इनमें से कितनी अमाउंट किसकी है, ये हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनालिसिस में। एबनॉर्मल रिजल्ट क्या इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज हो सकता है, या तो उसको किडनी हो सकता है, ठीक है, कोई भी किडनी डिजीज हो सकती है, या फिर कोई लीवर डिजीज हो सकती है अगर कोई केमिकल प्रेजेंट होता है तो। ठीक है, थर्ड इसमें आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। नेम से डिफाइन हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जो हम यूरिन सैंपल लेते हैं उसको माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं। ठीक है, और उसमें एबनॉर्मल सेंस की प्रेजेंस को देखते हैं, जैसे कि कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई क्रिस्टल तो नहीं है, या कोई अदर पार्टिकल्स तो नहीं है। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन हमें क्या करती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है, डायग्नोज करने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि डायग्नोज भी तो हम तभी करेंगे ना जब हमें आइडेंटिफाई होगा कि कौन सी पर्टिकुलर डिजीज हुई है, या फिर किडनी स्टोन तो नहीं है, या फिर कैंसर नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के जो डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग। इसमें मेनली क्या होता है, ये पर्टिकुलर जो टेस्ट है ये एविडेंस देता है कि अगर कोई हम यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, मेनली पर्टिकुलर ये जो टेस्ट होता है ये इसलिए परफॉर्म किया जाता है जिससे कि पता चल सके कि जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है वो किस टाइप का बैक्टीरिया है, और आप उसको डायग्नोज कर सके। नेक्स्ट आता है यूरिन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी नेम से डिफाइन हो रहा है कि हम सेल के ऊपर स्टडी करेंगे। तो मेनली इसमें होता है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है यूरिन में, जिसमें हम देखते हैं कि कोई एबनॉर्मल सेल तो यूरिन में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जो इंडिकेट कर सकती है ब्लैडर कैंसर का या फिर यूरिनरी ट्रैक कैंसर का। नेक्स्ट इसमें आता है 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन। मेनली इस टेस्ट में होता क्या है कि 24 आवर्स तक जितना भी यूरिन प्रोड्यूस होता है वो सारे सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, उसकी वॉल्यूम, कंपोजिशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, उन पर्टिकुलर यानी कि 24 घंटे तक आपको यूरिन का कलेक्शन लेना है, अलग अलग सैंपल लेना है, और उसके बाद आपको उसकी वॉल्यूम मेजर करनी है, कंपोजिशन मेजर करना है, एक्सक्रीशन मेजर करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें पता चलता है कि इस टाइप के टेस्ट में हमें पता चलता है कि कोई किडनी डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर कोई अदर टाइप की क्रिटिकल कंडीशन तो नहीं है। लास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिससे आप सॉल्व करके पता लगा सकते हो कि आपको कितना समझ आया है, कितना आगे आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पैथोलॉजी ऑफ ब्लड। इसमें आपको ब्लड की पैथोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स इन हेल्थ एंड डिजीज। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एब्नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पैथोलॉजी ऑफ यूरिन। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल यूरिन। तो जैसे कि आपको पता था कि ये बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का लास्ट चैप्टर था। आज हमारा जो बायोकेमिस्ट्री है ओवरऑल खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ कंप्लीटेड
सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, जैसे फार्मेकोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, कवर कर चुके हैं, बायोकेमिस्ट्री कवर कर चुके हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स कवर कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी की बात करने वाले हैं। एक न्यू चैप्टर है, ठीक है, एक न्यू सब्जेक्ट है डी फार्मा सेकेंड ईयर का। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट की एंड देन फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स की। जो हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनके नोट्स का पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.